अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज का जो सेशन है इसमें हम चैप्टर नंबर 2 के शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। शार्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर। इसमें यह है कि जब फेज चेंज होता है तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। जो हम उसको हीट दे रहे होते हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज होती है। अगर वो हीट ऐड हो रही है तो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज़ करता, कांस्टेंट क्यों रहता है, इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि द टेम्परेचर, इसको हम क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर remains constant during phase change। रीज़न इसकी क्या है, because the added heat is used to break the intermolecular forces ठीक है, and as a result the position of particle changes of the particles change। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम और लिखेंगे कि एनर्जी कौन सी चेंज होगी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट as temperature remains constant during phase change। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो हमने बात लिखी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। रीज़न इसकी एक ही है कि जो एडिड हीट होती है वो यूटिलाइज होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। जैसे हम एक बात लिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आइस है, आइस को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पे इसको लेके आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो आइस किस में चली जाएगी, लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पे फेज़ ट्रांजिशन हो रही है, फेज़ ट्रांजिट, ठीक है, फेज़ चेंज। अब ये जो आइस थी इसके अंदर कोई ना कोई फोर्सेस होंगी, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। जो एडिड हीट है वो इसको सॉलिड स्ट्रक्चर से किस में लेके जाएगी, लिक्विड में। अब हमने ये लिखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर रही है। अब जो आइस के पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल्स थे वो फिक्स पोजीशन में थे। जब इसको हीट मिली तो वो उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। जब पोजीशन चेंज होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरी करेगी, वेरी मीन इंक्रीज़ करेगी, और टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये अब तक का था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने डिस्कस किया अभी। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो हमारा क्वेश्चन था आइस टू वाटर, ये हमने फेज चेंज डिस्कस किया था, आइस टू वाटर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फेज चेंज व्हेन द सॉलिड इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हम जस्ट क्या लिखेंगे, नेम गिवन टू द फेज चेंज व्हेन सॉलिड इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस। आप इसका जस्ट क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम गैस टू सॉलिड टू गैस, ठीक है, सॉलिड कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस। जब हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो जब आपने क्या करना है, सॉलिड को हीट देते हो, इतनी हीट दें कि बिलो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हीट, इतनी हीट देनी है कि वो बिलो इस मेल्टिंग पॉइंट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट के अंदर, गैस। हालांकि क्या होना चाहिए था, इस सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो उसको मेल्ट होना चाहिए था। अब यहाँ पे है कि सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, इसके साथ हम लिखेंगे विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। The phase transition is called sublimation। ठीक है, अब सॉलिड से गैसियस में जा रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जस्ट वो क्या पूछ रहा था कि आप इसका नाम बताएंगे। नाम इसका जो है वो क्या है इस प्रोसेस का, कि जब सॉलिड से हम गैसियस स्टेट में जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कौन सा फेज ट्रांजिशन, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन। इस फेज ट्रांजिशन को हम क्या नाम देंगे, जो प्रोसेस होगा सब्लिमेशन का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इसके लिए हमने पूरा एक लेक्चर में 7-8 पॉइंट्स लिखे थे। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने इसके लिए 3 पॉइंट्स को ज़रूर लिखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इसको हम ज़रा नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, एक साइड पे आप क्या लिखेंगे, इवेपोरेशन, और दूसरी साइड पे आप क्या लिखेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर में आपने मार्क कर देना है लाइन। अच्छा, उसके बाद जो पहला पॉइंट है एवेपोरेशन का, इसमें अगर हम पॉइंट लिख रहे हैं ए, इसमें क्या होगा कि द एस्केप ऑफ liquid molecules from the surface of liquid having high kinetic energy below its boiling temperature। इसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब पहला पॉइंट डेफिनेशन का आ गया। अब दूसरा जो है हम लिखेंगे साथ बॉइलिंग की डेफिनेशन। बॉइलिंग क्या होगा कि द escape of liquid molecules from the surface of liquid
liquid having high kinetic energy at its melting temperature, at its boiling temperature. ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप दोनों की डेफिनेशन का लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, क्या कोई और डिफरेंस इसमें हो सकता है, तो पॉइंट नंबर बी है कि ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड, सरफेस मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग में हम क्या लिखेंगे, होल लिक्विड इज इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि बॉइलिंग जो होगी वो पूरे सारे मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो वेपोरेशन होता है उसमें जस्ट जो सरफेस के ऊपर लिक्विड है वो वेपोरेट कर रहा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लिखते हैं, पॉइंट सी है। सी के लिए क्या होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूस हीटिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूस हीटिंग। ठीक है, ये हार्ड टेम्परेचर के ऊपर बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर जारी रहता है तो कंटिन्यूस हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि जो बॉइलिंग है उसमें क्या होगा, द कंटिन्यूस हीटिंग इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूस हीटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे विग्रस कौन सा रिएक्शन होगा, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो जैसे हमने लिखा एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट किस पे होता है किस पे नहीं होता, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इन दोनों पे इफेक्ट करेंगे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है, एक हम एग्जाम्पल का लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल में जो नेक्स्ट है कि डी में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा, एवेपोरेशन फ्रॉम लेक्स, evaporation from lakes from the surface of ठीक है, इसके अलावा भी आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जस्ट एक एग्जांपल ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो एग्जांपल है बॉइलिंग की, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट सी लेवल, सी लेवल का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, जिसमें हम स्टार्ट कहाँ से किया था, ये आपने 4 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। और इसका क्वेश्चन क्या था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो भी हमने अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस, पे ये हो गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इंटरप्रेट हीटिंग कर्व फॉर वाटर, आइडेंटिफाई की फेज चेंजेस। इसमें हमने जो हीटिंग कर्व टोटल किया था उसमें हमने 2 कर्व पढ़े थे, एक हीटिंग कर्व था और दूसरा कूलिंग कर्व था। यहाँ पे हमने जस्ट ग्राफ बना के उसके जो की फेजेस है, फेज ट्रांजिशन को हमने हाईलाइट करना है और उसको यहाँ पे पॉइंट्स बताने हैं कि इस जो ग्राफ है उसका जो एरिया है वहाँ पे या जो लाइन है वो हमें क्या बता रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं, हीटिंग कर्व फॉर वाटर। उसके लिए हमने की फेजेस को हाईलाइट करना है, हीटिंग कर्व फॉर वाटर। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ें एक्स और वाई एक्सिस चाहिए। तो ये वाई एक्सिस आ गया, इस साइड से हम क्या कर लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे कट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। और ओरिजिन पे जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। और इस साइड पे हम क्या कर रहे हैं, ये टेम्परेचर है। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर को। और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम किसको ले रहे हैं, टाइम को। कि टाइम के साथ साथ जो टेम्परेचर में वेरिएशन आ रही है जब हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं। यहाँ पे जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो वाटर है, इसको हीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस दौरान क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, सॉलिड से। तो स्टार्ट हम कहाँ से ले रहे हैं, सॉलिड से। तो सॉलिड के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन हमने ड्रा की, उसके बाद ये किस में जाएगी, फेज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट। दोबारा से लीनियर कर्व आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ जो है वो फिर अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अच्छा। उसके बाद फिर फ्लैट आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे ये ग्राफ जो है फिर इंक्रीजिंग में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हम इसको अगर लेबल करते हैं तो लेबलिंग में क्या आएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ए से बी हमारे पास आ जाता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। और इस फेज़ के लिए हम क्या लिख देते हैं कि ये जी है, कि यहाँ से जो सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी, डी के बाद ई आ गया, और ई के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। मीन के यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो गैशियस स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे जो हम फेजेस हैं इसको अगर हम हाईलाइट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉलिड है, मतलब आइस को हम टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जब ये बी पे जाता है तो बी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बी के ऊपर जो है कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मेल्टिंग। आपने ये जो पूछ रहा है ना की फेजेस, मतलब कि यहाँ पे जो कन्वर्जन होगी, प्रोसेस होगी, उनको आपने बताना है। अब जब चेंजेस आएंगी तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और टेम्परेचर क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे मेल्टिंग आ गया, ये सारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड लिक्विड के अंदर, मतलब जो आइस है वो 0 डिग्री पे मेल्ट कर जाएगी। अब यहाँ पे ये जो फेज़ है वो क्या है, लिक्विड का है। यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ से मज़ीद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्बशन से क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। जब ये डी पे जाता है तो डी पे क्या होगा, डी पे ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन कि ये लिक्विड से किस में चला गया, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपने याद रखना है कि डूरिंग फेज चेंज जो टेम्परेचर है या काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। अब उसके बाद जब हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी ये दोबारा से गेन करेगा। तो
तो ये जो सारा एरिया है ग्राफ का, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो किस स्टेट में चला गया, वेपोराइज्ड हो गया, वेपर स्टेट के अंदर मौजूद है। तो ये सारे की फेजेस हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि बी टू सी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग। सी टू डी लिक्विड क्या कर रहा है, मोर एनर्जी गेन कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलें तो सी टू डी जो लिक्विड है वो एनर्जी गेन करने के बाद जब डी पे पहुंचता है तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैशियस स्टेट के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, बॉइलिंग। और लास्ट पे दोबारा से जब ई पे पहुंचता है तो मज़ीद एनर्जी गेन करके ये मुकम्मल तौर पे गैस बन जाती है और इसमें जो फोर्सेस ऑफ एडिक्शन होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने ग्राफ की फेज ग्राफ बना के बता देंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और जो एग्ज़ामिनर होगा उसके लिए भी आसानी होगी कि वो आपके, अगर ग्राफ नहीं बनाते हैं तो फिर आपने हर फेज़ को एक्सप्लेन करना है कि ए टू बी क्या हो रहा है। ग्राफ बनाओगे तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी कि आप पॉइंट्स कहाँ पे मार्क कर रहे हो और इन पॉइंट्स के ऊपर कौन सा प्रोसेस हो रहा है और एनर्जीज़ कैसे एक्सचेंज हो रही हैं या कांस्टेंट हो रही हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने किया, आइडेंटिफाई की फेज चेंजेस। उसके बाद है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ सील्ड कंटेनर। अब इसमें ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप होगा। जब आप प्रेशर को देखते हैं टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप में, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, एक क्लोज कंटेनर के अंदर गैस फिल हुई है तो उसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो मतलब क्या है कि उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो मींस कि उनकी जो रैंडम मूवमेंट है वो इंक्रीज़ करेगी। जब नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ करती हैं तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ कर जाएगी, तो एज अ रिज़ल्ट प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे एक लॉ हमने इस बुक के अंदर नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो लॉ रिलेट कर रहा है वो गे-लुज़ैक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, P डिवाइडेड बाई T। अगर हम P और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन में जाते हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा प्रेशर भी वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इसमें हम देख रहे हैं कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, temperature is increased on a gas in a closed container, in a closed कंटेनर। अब हम देख रहे हैं कि एक क्लोज कंटेनर है, जैसे कि एक बॉक्स है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर आपने गैस पार्टिकल्स को फिल किया हुआ है। अब ये गैस पार्टिकल्स क्या हैं, लेट्स से कि 10 मालिक्यूल्स हैं या 20 मालिक्यूल्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या होगा कि जब इनका टेम्परेचर हम राइज़ करते हैं, इनको हीट मिलती है तो क्या होगा, अब इनकी हीट से टेम्परेचर और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी मीन के इनकी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ करेगी, रैंडम मूवमेंट वो इंक्रीज़ करेगी। जब रैंडम मूवमेंट इंक्रीज़ करेगी तो पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगा और हर साइड पे ये स्ट्राइक करेगा। उससे क्या होगा कि जो कोलिजन है, कोलिजन रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब कोलिजन रेट जब इंक्रीज़ करेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो प्रेशर है वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीज़ कर जाएगा, प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें जो बात है कि यहाँ पे जब ये कंटेनर जो है किस शेप में चला जाएगा, अगर ये जो वाल के ऊपर
प्रेशर लगाते हैं तो इसका जो एरिया है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि ये यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, कि चारों साइडों पे ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अगर तो ये कंप्रेसिबल है तो ये जैसे टायर है तो ये फ्लेक्सिबल है तो ये इसका एरिया इस तरह का आ जाएगा। अगर कोई सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो वो अगर सही मटेरियल का नहीं बना हुआ तो क्या होगा, वो ब्लास्ट भी कर सकता है, फट भी सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंक्रीज प्रेशर आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे कि आपने पेपर में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ऑन अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर, द काइनेटिक एनर्जी of the gas particles increases। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट द रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल increases। ठीक है, अब होगा क्या इससे, जब उनकी रैंडम मूवमेंट इंक्रीज़ करेगी तो आप मज़ीद लिख सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। कोलिजन इंक्रीजेस, द गैस मॉलिक्यूल्स strike at the wall of the container and also with each other, with each other, results in generating more pressure। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law, pressure and temperature are in direct relation। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है, एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, तो दूसरी भी उसी रेशो से इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, जैसे P1 है ओवर T1 इज़ इक्वल्स टू P2 ओवर T2। जैसे हमने चार्ल्स लॉ को भी लिखा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, सेम एज़ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज़ इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल प्रेशर का हवाला देना है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है कि इस ज़मीन के ऊपर या सी लेवल के ऊपर जो एयर है वो एक ख़ास प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं या
एक्सटर्नल प्रेशर कह सकते हैं। जब सी लेवल के ऊपर आप जाते हो तो इस लेवल के ऊपर, जैसे मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ, आप लोग किसी जगह बैठे हुए हो, वहाँ पे हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उसके ऊपर जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करेगा। अब जो हम एल्टीट्यूड के ऊपर मूव करते हैं, हायर जो लेवल है उसको अचीव करते हैं, जैसे मरी हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो वहाँ पे जो हायर हाइट ज़्यादा होती जाती है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता जाता है, और वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। बॉइलिंग रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाएगा। सेम एज़ के जैसे हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं, तो प्रेशर कुकर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है, जो वो कुकर के अंदर लिक्विड होता है वो अपने ऊपर प्रेशर फील करेगा, वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करेगा, और उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब जो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ किया, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, और जो बॉइलिंग रेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो लेट से होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट 120 पे चला जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसको अगर हम लिखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इससे ये नहीं कहा कि बॉइलिंग रेट, आपने किसके हवाले से एक्सप्लेन करना है, बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। effect of external pressure on boiling point. The boiling point of liquid, जिस लिक्विड यहाँ पे हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, वाटर, इसके लिए क्या होगा, इस 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। सी लेवल मीन के सी लेवल दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज एट 1 atm। ठीक है। अब अगर हम एक और लाइन लिखना चाहते हैं कि एट हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड the external pressure decreased to, external pressure is decreased, then the boiling point also decreased, boiling point also decreased। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर हम कुकिंग करते हैं, या मरी में हम कुकिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल इन मरी अब वाटर बॉयल्स एट 98 डिग्री सेल्सियस। अब शुरू कहाँ से हमने किया था, 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना था, 1 atm। अब यहाँ पे जो प्रेशर है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल मीन के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए एक और एग्जांपल भी हम ऐड कर सकते हैं कि अगर हम एट माउंट एवरेस्ट वाटर बॉयल्स एट 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो मज़ीद डिक्रीज़ कर रहा है, because of too much decrease in
decrease in external pressure. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हम लिखेंगे और इस क्वेश्चन को क्लोज करेंगे कि एक हमने हवाला दिया था, जैसे ये डिक्रीज़ का है। अब अगर हम क्या कोई ऐसा ऑपरेटस है भी है जहाँ पे हम किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो यस, अगर आप प्रेशर कुकर की बात करते हैं, इन प्रेशर कुकर वाटर बॉयल्स at 120 degrees Celsius because of increase in external pressure. एक्सटर्नल प्रेशर, और ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा 2 atm। अब आप खुद कंपेयर करें कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल कर रहा था तो प्रेशर कितना था 1 atm। 70 पे गए तो प्रेशर डिक्रीज़ कर गया, उसके बाद 98 पे भी गए तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर, हाइट के ऊपर। लेकिन जो ही आप प्रेशर कुकर के अंदर किसी चीज़ को बॉयल करते हो तो प्रेशर कुकर के अंदर जो लिक्विड होता है वो कितना एक्सटर्नल प्रेशर फील करेगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, प्रेशर उसके अंदर इतना एग्जर्ट हो जाता है कि उसके अंदर जो आप कुकिंग करते हो वो विद इन टाइम हो जाती है, इसमें टाइम कम लगता है, कुक फास्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। तो यहाँ पे आप कंक्लूड क्या कर सकते हो कि जो जो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करता है बॉइलिंग पॉइंट बी इंक्रीज़ करेगा, जो जो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करता है बॉइलिंग पॉइंट बी डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जो बॉइलिंग प्रोसेस है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है तो बॉइलिंग रेट इंक्रीज़ कर जाएगा और जो चीज़ आप कुक कर रहे हैं उसमें देर हो सकती है। लेकिन अगर जैसे प्रेशर कुकर की एग्जांपल है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो बॉइलिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें देर होगी और जो चीज़ आप बना रहे हैं वो उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। कल के लेक्चर में आपके जो क्वेश्चन यहाँ तक हुए हैं अभी, हाउ डज इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग टेम्परेचर। जो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट किया था, 100 से, फिर डिक्रीजिंग की तरफ गए, फिर इंक्रीजिंग की तरफ गए, तो क्या इफ़ेक्ट हुआ वो हमने डिस्कस किया। 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे और कुछ आपके लॉन्ग हैं जो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।